नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। एक पल के लिए 1920 के दशक के बंबई शहर की कल्पना कीजिए। अरब सागर की लहरें जितनी उफान पर थी ना, उससे कहीं ज्यादा उथल-पुथल उस वक्त हमारे भारतीय समाज में मची हुई थी। आज हम महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन के उस हिस्से को गहराई से समझेंगे जिसने उनके समानता के इस महान संघर्ष की नींव रखी थी। 1920 के उस दौर में एक बहुत बड़ा सवाल था, बेसहारा को न्याय कौन दिलाएगा। बंबई हाईकोर्ट की इस आलीशान और थोड़ी डरावनी इमारत को देखिए। उन दिनों यहाँ न्याय अक्सर उसे ही मिलता था जिसकी जेब भारी हो और समाज में जिसका अच्छा खासा रुसूख हो। और ठीक इसी जगह पर एक बेहद गरीब, अनपढ़ दलित मजदूर जिसका नाम शंकर था, एक ऐसे केस का सामना कर रहा था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पूरा का पूरा सिस्टम उस गरीब के खिलाफ खड़ा था। ये पूरी लड़ाई ना बिल्कुल किसी डेविड और गोलियत की कहानी जैसी थी। एक तरफ बेचारा शंकर है और दूसरी तरफ रघुपति राव पाटिल, एक बेहद अमीर और अहंकारी जमींदार। अब सुनिए कि शंकर का गुनाह क्या था। उसने सिर्फ जमींदार से अपनी 6 महीने की रुकी हुई मजदूरी मांग ली थी ताकि वो अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा सके। बस इतनी सी बात। और इसके बदले में उस जमींदार ने अहंकार में आकर शंकर पर अपनी तिजोरी से 10 तोले सोना चुराने का बिल्कुल झूठा आरोप लगा दिया। अब जाहिर है समाज का कोई भी वकील इतने ताकतवर जमींदार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एंट्री होती है एक युवा मेधावी वकील की, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उन्होंने शंकर के परिवार से साफ कहा कि आंसू बहाने से न्याय नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने ये केस बिल्कुल मुफ्त में लड़ने का फैसला किया। उनकी फीस बस इतनी थी कि शंकर बेगुनाह साबित होकर सम्मान के साथ अपने पैरों पर चलकर घर जाए। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। आखिर इस युवा वकील के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की इतनी तेज आग आई कहां से? कोर्ट रूम तक का ये सफर कोई एक दिन का नहीं था। 1901 की कोरेगांव की घटना से लेकर 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने और फिर 1920 में वकालत में लौटने तक का ये सफर अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। दरअसल उनके बचपन के गहरे जख्मों ने ही उनके इस न्यायपूर्ण नजरिए को आकार दिया था। छुआछूत के जो शुरुआती अनुभव उन्हें मिले, वो सच में किसी का भी दिल झकझोर सकते हैं। जरा सोचिए, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग एक बोरे पर बैठना पड़ता था। कोरेगांव स्टेशन पर 10 साल की उम्र में जब वो अपने भाई बहनों के साथ सफर कर रहे थे, तो उन्हें बैलगाड़ी वालों ने सिर्फ उनकी जाति की वजह से बैठाने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें खुद घड़े से पानी पीने का भी हक नहीं था। इन्हीं क्रूर अनुभवों ने उनके मन में इस पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने का बीज बो दिया था। पर उन्होंने इस क्रूरता का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि एक अलग ही तरीके से दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी ढाल बनाया। बड़ौदा के महाराजा की स्कॉलरशिप की मदद से वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे। लेकिन असल जिंदगी का सबसे कड़वा सच अभी बाकी था। इतनी उच्च शिक्षा भी काफी नहीं थी। जब वो बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊंचे पद पर लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि समाज का नजरिया बिल्कुल नहीं बदला है। एक पारसी गेस्ट हाउस से उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया। उनके ही दफ्तर में लोग उन्हें फाइलें दूर से पैक कर देते थे। इससे एक बात साफ हो गई कि समाज की संकीर्ण मानसिकता को केवल डिग्रियां नहीं बदल सकती। तो चलिए अब बात करते हैं कोर्ट रूम क्लाइमैक्स की, जहां झूठ का पर्दाफाश हुआ। वापस चलते हैं 1920 के उस खचाखच भरे कोर्ट रूम में। विरोधी वकील ने जमींदार के एक नौकर को गवाह बनाकर पेश किया है, और वो गवाह बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि उसने रात के घने अंधेरे में शंकर को तिजोरी खोलते हुए अपनी आंखों से देखा है। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। तब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही शांत लेकिन गंभीर अंदाज में अपनी जगह से उठे और उन्होंने सीधा सवाल दागा। रात के 2 बजे, अमावस की घनी काली रात में, तुमने बिना किसी रोशनी के 50 फीट दूर से शंकर का चेहरा कैसे पहचान लिया? क्या तुम्हारी आंखों में बिल्ली जैसी रोशनी है? पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाह बुरी तरह हड़बड़ा गया और खुद को बचाने के लिए बोला कि शायद उस वक्त बिजली कड़की थी। अब यहाँ देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर की तैयारी कितनी अचूक थी।
उन्होंने गवाह के इस झूठे दावे की तुलना सीधे मौसम विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट से कर दी। उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया कि उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। जब बादल ही नहीं थे तो बिजली कड़कने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मौसम के इन ठोस आंकड़ों ने पल भर में उस गवाह के झूठ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दीं। और कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर ने उस जमींदार के बही खाते की तो मानो पूरी फॉरेंसिक जांच ही कर डाली। उन्होंने जज की मेज पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा और दिखाया कि पेज नंबर 40 पर जहां शंकर की उधारी लिखी है वहां इस्तेमाल की गई स्याही बिल्कुल ताज़ी है। और उससे भी बड़ी बात, उस पन्ने का वाटरमार्क चीख चीख कर बता रहा था कि वो कागज इसी साल बना है, जबकि उधारी 2 साल पुरानी बताई जा रही थी। ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ी जालसाजी थी। सारे झूठे सबूतों को तहस नहस करने के बाद आता है उनका वो दमदार अंतिम तर्क। उन्होंने कहा, मैं न्याय मांगता हूं, दया नहीं। उन्होंने अदालत को साफ शब्दों में समझाया कि ये मामला सिर्फ 10 तोले सोने का नहीं है, बल्कि देश की उस घिनौनी मानसिकता का है जो एक गरीब मजदूर को कुचलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। ये सच में कोई मामूली कानूनी बहस नहीं थी, ये इंसानियत की पुकार थी जिसने वहां बैठे हर शख्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐतिहासिक फैसला। डॉक्टर अंबेडकर के अकाट्य प्रमाणों के सामने जज को झुकना पड़ा। शंकर को पूरी तरह निर्दोष करार दिया गया और झूठे सबूत गढ़ने वाले उस घमंडी जमींदार को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। जब कोर्ट के बाहर शंकर फूट फूट कर रोता हुआ उनके पैरों में गिरा तो अंबेडकर ने उसे उठाया और कहा, किसी के पैरों में मत गिरो, सिर उठाकर जियो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक राष्ट्र के भाग्य के निर्माता। ये सिर्फ एक कोर्टरूम की जीत नहीं थी। इस एक जीत ने हजारों दबे कुचले लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। और उनका यही संघर्ष अब एक अदालत की चौखट से निकलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचने वाला था। 2 साल और 11 महीने। जी हाँ, ये बिल्कुल वही समय है जो डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का मसौदा तैयार करने में लगाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 60 अलग-अलग देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया ताकि भारत की इस विशाल विविधता को एक बहुत ही मजबूत और संतुलित ढांचे में पिरोया जा सके। संविधान में जो मौलिक अधिकार स्थापित किए गए वो वास्तव में उनके उसी लंबे संघर्ष का ही परिणाम है जो उन्होंने बचपन से झेला था। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरह से एक दंडनीय अपराध बना दिया, महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाए और पूरे भारत के मजदूरों के लिए काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे कर दिए। यह सब उनके उसी न्यायपूर्ण विजन का एक अहम हिस्सा था। उनका एक बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली विचार है जो आज भी गूंजता है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा, कड़े तर्क और न्यायपूर्ण कानून ही समाज में बदलाव लाने के सबसे अचूक हथियार हैं। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों को केवल जज्बातों से नहीं बल्कि अधिकारों के प्रति जागरूकता और अच्छी शिक्षा से ही जड़ से मिटाया जा सकता है। और अब आखिर में हम सभी के सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आज हम अपनी शिक्षा, अपनी समझ और अपनी आवाज का उपयोग उन लोगों के लिए करेंगे जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकते? डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इंसान सत्य के साथ खड़ा है और उसके पास शिक्षा की ढाल है तो वो किसी भी बड़े से बड़ी अन्याय को हरा सकता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से काफी कुछ नया और प्रेरणादायक सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।